Good evening, everyone. आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। वर्णाश्रम और विवाह विज्ञान। इस आज महत्वपूर्ण इस विषय पे चर्चा करने के पहले प्रत्येक दिन की तरह थोड़ी देर हम लोग मानसिक कसरत करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज। उसके बाद सत्यानुसरण से 2-4 पंक्ति पाठ करने के बाद हमारे इस तृतीय विषय, आज का जो मूल चर्चा का विषय है, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ी देर हम लोग अपनी मानसिक संतुलन को स्थिर करते हैं, मानसिक एकाग्रता को निश्चित करते हैं। सबसे पहले अपने रीढ़ को सीधा करते हुए सर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा के शांत भाव से अपने स्थान पर बैठेंगे, जिसको जहां बैठने में सुविधा हो, कुर्सी में, बिस्तर पे, सोफा पे, पालती मार के हो या और किसी तरह से हो। धीरे धीरे अपने मन को एक ही केंद्रित करेंगे, अपनी भावनाओं को धीरे धीरे मुक्त करते हुए मन को दोनों आंखों के बीच एक ही केंद्रित करेंगे। सर्वप्रथम मेरे सृष्टिकर्ता माता पिताओं को अपना प्रणाम निवेदन करेंगे, जिस वंश के धारा में मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। अपने पूर्वजों को अपनी श्रद्धा और प्रणाम निवेदन करेंगे। हमारे पूर्ववर्ती दिव्य पुरुषों को, जिसे हम देवी देवता कहते हैं, दिव्य व्यक्तित्व को हम अपना प्रणाम निवेदन करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे, ताकि ये जीवन जो मुझे मिला है वो सार्थक हो, एक उच्च उद्देश्य के लिए जीवन समर्पित हो। मैं अपने परिवार और अपने परिवेश के सबके साथ जीवन और वर्धन की ओर बढ़ सकूं। हमारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी प्राप्ति की योग्यता मैं प्राप्त कर सकूं। मन को एक ही केंद्रित करते हुए धीरे धीरे मन को मैं ऊपर की ओर ले जाऊंगा। जितनी ऊपर की ओर मन जाएगी, अंदर से एक पवित्र भावना का प्रसार अंदर में महसूस कर सकते हैं। एक आंतरिक
ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का एक महान उद्देश्य को अनुभव कर सकते हैं। इस उद्देश्य से सृष्टिकर्ता ने मुझे इस दुनिया में भेजे हैं। चारों तरफ एक शांति का वातावरण हम अनुभव कर सकते हैं। एक अपार आनंद की अनुभूति अंदर में हम महसूस कर सकते हैं। हम अनुभव कर सकते हैं कि ये पूरी सृष्टि के साथ हमारा एक आत्मीयता का संबंध है और पूरी सृष्टि मेरे जीवन वर्धन के लिए हमेशा आतुर है। अंदर से शब्द की अनुभूतियां हम महसूस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ज्योति की झलक भी अनुभव कर सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे अपनी जगह पे वापस आता हूँ। अपनी दुनिया में, अपनी जगह पे धीरे धीरे अपनी आंखों को मैं मुक्त करता हूँ। एक गहरी सांस लेता हूँ। इस सत्यानुसरण से हम कुछ 2-4 पंक्तियों को पाठ करेंगे। सत्यानुसरण हम सभी को मालूम है। ये सत्यानुसरण श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र द्वारा 22 वर्ष की उम्र में एक दिन में अपने एक शिष्य के लिए, शिष्य के अनुरोध पर कुछ बातें लिख दिए थे। उसी की प्रकाशन रूप में ये पुस्तक हमारे सामने में उपलब्ध है। इसमें कहा जा रहा है एक जगह पे, जैसा करने से जिसकी प्राप्ति होती है वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए दुखित न रहो। करने के पहले दुख करना अप्राप्ति को ही बुलाता है। पाने के लिए वो जो भी हो, सुनना होगा कि वो कैसे पाया जाता है और ठीक ठीक उसे करना होगा। बिना किए पाने के लिए उद्ग्रीव होने से बढ़कर बेवकूफी और क्या है। निश्चय ही जानो, करना ही है पाने की जननी।
करनी जब चाह को अनुसरण करती है तभी उसकी कृतार्थता सम्मुख में उपस्थित होती है। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है और मंगलदाता तभी दंडित होते हैं जब ही प्रदत्त मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होता है और इसीलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में कुत्सा मंडित होते हैं। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो कि प्रत्यक्ष की अवज्ञा या अग्राह्य कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है वही धोखे के अधिकारी होते हैं। इसमें जो मूल बात है वो है जो चीज पाना हम चाहते हैं उस पाने की प्रक्रिया को, उससे पाने की जो प्रक्रिया है उसे किए बिना उस प्राप्ति का आशा करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। करना ही है पाने की जननी, अगर मैं करूंगा तभी मुझे प्राप्ति होगी। मनुष्य मंगल चाहता है लेकिन मनुष्य मंगल होता क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य का है कुछ अभ्यस्त संस्कार, जो उसके अंदर कुछ ऐसी संस्कार है जो उन्हें मंगल प्राप्ति करने में बाधा उत्पन्न करती है। और प्रेरित पुरुष जो ईश्वर द्वारा प्रेरित पुरुष है वो उसी समय दंडित होते हैं जब उनकी शिक्षा, उनका रास्ता, उनका पथ हमारे अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध पैदा करता है। वो कुछ कहते हैं और मेरे अंदर की संस्कार और कुछ कह रहा है जो उन्हें अनुसरण करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तभी अमंगल हमें ग्रसित करता है। अर्थात अपनी इच्छा अगर प्रेरित पुरुष की इच्छा के साथ मेल ना खाए, तब अगर अपनी इच्छा, उस इच्छाओं को मैं अगर प्राथमिकता देता हूं, तभी जाके अमंगल को हम आमंत्रित करते हैं। और प्रकृति उन्हें ही धिक्कारती है जो उस अभ्यस्त संस्कार को अनुसरण करके प्रेरित पुरुष की जो रास्ता है, पथ है, निर्देश है, उसे अमान्य करता है, तो उसका मंगल होना कठिन हो जाता है और प्रकृति इसके कारण दुखी होती है क्योंकि उसके संतान दुखी है। तो यही मूल बात है आज का इस सत्यानुसरण में। आज हम लोग ऐसे एक विषय को लेकर चर्चा में के लिए बैठे हैं जो वर्तमान समाज व्यवस्था, लोकतंत्र, विभिन्न राजनीतिक दलों का जो कार्यक्रम है, कहीं पर भी इसका स्थान नहीं है। हमारा संविधान भी इसको अस्वीकार करता है। लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में देखें, विज्ञान की भाषा में इसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। नाम से नहीं हो, लेकिन इसकी जो वस्तु स्थिति है उसको विज्ञान स्वीकार करती है। इन सारे विषयों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जब भी इस वर्णाश्रम की बात आती है, हम लोग आमतौर पर इसको कास्टिज्म भी कहते हैं, कभी कभी जातिवाद कहते हैं, बट जातिवाद का जो अर्थ है और वर्णाश्रम का अर्थ, दोनों में भिन्नता है। पहला जो सवाल आता है, जो इसका विरोध करते हैं, अनजाने भी करते हैं, उनको जानकारी नहीं है इसलिए, और हम लोग जो कथित रूप से मानते भी हैं, वो परंपरागत तरीके से इसको मानते हैं। इसकी वास्तविकता क्या है? ये हमारा परिवार का संस्कार है, हमारा समाज का संस्कार है, परंपरागत विधि नियम है, इसलिए मानते हैं। इस तरह से हम लोग मानते हैं। लेकिन उसके पीछे वास्तविकता क्या है,
इस पे हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते जो इनको मानते हैं। आज हम लोग इन दोनों विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। परंपरागत तरीके से जो मानते आए हैं वो निश्चित रूप से सही मानते हैं, सही रूप से मानते आए, और वो सही इसलिए प्रतीत होती है जब इसकी विज्ञान को हम समझ पाते हैं और उसका अर्थ को हम समझ पाते हैं। आज उस जगह पे हम लोग खुलासा करने का कोशिश करेंगे। हालांकि ये विषय बहुत व्यापक है, लेकिन उसका जो मूलभूत प्रश्न है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सवाल उठाया जाता है, पहला सवाल ये है कि ये मनुष्य द्वारा बनाया गया एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से वैसे कुछ लोग इस व्यवस्था को बनाए थे जिनका उद्देश्य था समाज को शोषण करना, समाज के कुछ वर्ग को अपने वश में रखना। ये कतई नहीं है। ये मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई विधि नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये प्रकृति में ही है, प्रकृति के अंदर ही ये व्यवस्था बनी हुई है। मनुष्य ने, ऋषियों ने प्रकृति की इस व्यवस्था को खोज निकाले हैं, आविष्कार किए हैं और समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग किए हैं। बस दरअसल बात यह है, वो कैसे, उस पे आज हम लोग का जो चर्चा होगा उसी जगह पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हुआ क्यों, प्रकृति में है, ये क्यों है? और आप जानते भी होंगे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है 4th अध्याय में 13 नंबर श्लोक में कि चातुर्वर्ण मया सृष्टो गुण कर्म विभागश। चातुर्वर्ण मया सृष्टो गुण कर्म विभागश। इसका भी बहुत लोग अर्थ निकालते हैं कि गुण के आधार पे ये वर्ण व्यवस्था है, ये चातुर्वर्ण चार वर्ण जो है गुण के आधार पे है, यहाँ पे जन्म का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे हम सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि संस्कार जो आता है वो कहाँ से आता है? संस्कार के पीछे जन्म का कोई भूमिका नहीं है, वंशधारा का कोई भूमिका नहीं है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा वो खुल के नहीं कहे, लेकिन इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो ये गुण जो है वो तो जन्म से आता है, वंशधारा से आता है, माता पिता के माध्यम से आता है, पूर्व पुरुषों के धारा के क्रम में आता है। तो हम किसी भी हालत में जन्मगत संस्कार, वंशगत संस्कार को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जहाँ वर्ण की बात आती है, गुण की बात आती है, और गुण छोड़ के गुणी का कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। इसलिए गुण को विचार करने के लिए, गुण को अगर हम महत्व देंगे तो गुणी व्यक्ति को महत्व देना पड़ेगा, जिसके अंदर वो गुण मूर्त हुआ है। और वो गुण आता कैसे आएगा? वो जन्मगत संस्कार से आएगा। साथ में हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, उसे संस्कार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और भी बेहतर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास एक बहुत अच्छा आम का पौधा है, आम है, उससे आप एक आम का पौधा बनाना चाहते हैं, तो आम को हम जमीन में डालेंगे। अच्छा क्वालिटी का आम है, अच्छा गुण संपन्न आम है, अच्छा जात का आम है, उससे और उसको और भी बेहतर फलन अगर आप चाहेंगे तो उस अच्छे जात के आम को अच्छे से आप परवरिश करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, अच्छे से उन्हें जमीन पे डालेंगे, तब जाके वो धीरे धीरे अच्छा फलन देगा। इसी तरह से गुण को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ विधि, कुछ विधान की आवश्यकता होती है। उसमें जो 2 विधान है, एक है शिक्षा और एक विवाह, जो जन्मगत संस्कार को और भी बेहतर करता है और उस संस्कार को विवाह के माध्यम से और आने वाले जो वंशधारा है, आने वाले जो जनरेशन है, उसको बेहतर तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। अब ये जो हमने सवाल किया कि वर्णाश्रम मनुष्य द्वारा
बनाया गया नहीं है, बल्कि ऋषियों द्वारा प्रकृति से आविष्कार किया हुआ व्यवस्था है। कैसे ही है, किस आधार पे हम कह रहे हैं? अगर पुरानी सभ्यता को देखेंगे, पुरानी व्यवस्था को देखेंगे, जितने भी हमारा जो मिस्र की व्यवस्था कहे या ग्रीस की व्यवस्था, समाज व्यवस्था कहे, मेसोपोटामिया की समाज व्यवस्था की बात करें, और भारतवर्ष में तो हमारा जो आर्य भारत का जो व्यवस्था था वो तो है ही है। सारे पुराने व्यवस्था में ये श्रम विभाजन या वर्ण विभाजन नाम से हो या दूसरे नाम से हो, विभाजित हुआ, अपने आप हुआ, उन्होंने बनाया नहीं, अपने आप ये बन गया। ये अपने आप जो बना, ये क्यों बना? अगर हम लोग देखेंगे प्रकृति में हर एक जगह पे ये गुण अनुसार विभाजित, प्रकृति के हर एक जगह पे, केवल मनुष्य समाज में नहीं, पशु के समाज में हो, पेड़ पौधों के समाज में हो, केवल पेड़ पौधों के हम नहीं कहेंगे, मेटीरियल लाइफ में, मैटर में भी, जहाँ वस्तु का दुनिया है, वहां पर भी इस वर्णाश्रम का जो मूल सिद्धांत है वो लागू होता है। अब जो रसायन विद्या का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, उनमें भी देखिएगा कि आप वैज्ञानिक लोग ने रासायनिक जो पदार्थ है, जो तत्व है, उनको 4 गुणों के आधार पे 4 वर्ग में उन्हें विभाजित किया। रक्त में भी देखिएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 4। हमारा जो डीएनए है वो भी 4 ग्रुप में विभाजित है, और उसको उसी का सम्मेलन से, उसका पारस्परिक सम्मेलन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये सारा सृष्टि, जो जीवन का सृष्टि है, उसी 4 गुण के कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना। तो ये प्रकृति में शुरू में से ही था। जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं कि वर्णाश्रम को तुम लोग बात करते हो, ये सृष्टि के शुरू में ही था। इंसान तो बहुत करोड़ों वर्ष बाद आया, सृष्टि के शुरू में ही ये विधान निहित था। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा अपने 2 शब्दों में, एक पंक्ति में, चतुर्वर्ण मया सृष्ट, माने ये ईश्वर ने ये चतुर्वर्ण बनाया है, ये मनुष्य के लिए केवल नहीं, गुण कर्म विभाग, सारे गुण के आधार पर ये चतुर्वर्ण बना है। इसको अस्वीकार करना मतलब अपने अस्तित्व को अस्वीकार करना, बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती है। अब सवाल आता है कि जो अस्वीकार करते हैं वो कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था जो है ये एक तरह से शोषण का माध्यम बना हुआ है। वास्तविक में ऐसा है नहीं। आप उदाहरण के तौर पर, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, आप बाजार जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, उसमें भी देखिएगा 4 तरह का काम, उसमें ये जो पूरा प्रक्रिया है, बाजार में जाना, सामान लाना, इसमें ये 4 कर्म व्यवस्था में ये विभाजित है। कैसे? पहले आप अपने बुद्धि से सोचते हैं कि पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे जाना है, किस तरह से आना है, पूरा प्लानिंग जो है पहले बुद्धि से होती है। उसके बाद हम हाथ पैर से उसको, शरीर को ले चलते हैं उधर जाके, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है, शरीर को वहां तक ले जाना, उसको प्रोटेक्ट करके ले जाना, पैसे को, सारी चीज को उस तरीके से मैनेज करके ले जाना। तीसरा बात है कि वहां पे ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन भी हुआ, एक दूसरे को कितना पैसा देना के लेना, ये व्यवस्था। और 4th है चल के जाना, या जैसे भी हो किसी साधन से जाना, उसी किसी साधन से या चल के आना। ये जो मस्तिष्क का काम, मैनेजमेंट का काम, इंटेलेक्चुअल वर्क, मैनेजरियल वर्क, इकोनॉमिक वर्क एंड लेबर वर्क, ये चारों कर्म की जरूरत है। एक समाज को भी चलाने के लिए 4 कर्म की जरूरत है। तो जब शुरू में समाज का विवर्तन हो रहा था, कर्मिक विकास हो रहा था, तो ऋषियों ने उसको ऑब्जर्व किया कि जब कृषि व्यवस्था में कुछ लोग हैं कि जो अच्छा बुद्धि देने का काम अच्छे से कर रहे हैं, गवेषणा का काम अच्छा से कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने का काम अच्छे से कर पा रहे हैं,
कुछ लोगों को देखा गया अपने आप, इट वॉज नॉट इलेक्टेड, इट वॉज सिलेक्टेड, अपने आप स्वयं उन्होंने इस काम को करना पसंद किया और ये बेहतर तरीके से वो करना चाहे, और लोग भी उनका उस गुण का वो मदद ले रहे, सहयोग ले रहे। कुछ लोगों ने देखा गया कि वो मैनेजमेंट वर्क, लीडरशिप वर्क, प्रोटेक्शन वर्क, रक्षा करना, नेतृत्व देना, सबको इस तरीके से प्रबंधन का काम, ये काम वो अच्छे से कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को देखा गया नहीं, जो बिजनेस का काम अच्छा से वो कर पा रहे हैं, बेचना, खरीदना, उत्पादन करना, ये काम उनसे उसमें उसको महारत हासिल है, वो अच्छा उस काम को। और कुछ लोग हैं कि इन 3 ग्रुपों के साथ मिलके उनको सहयोग करने में, उनको मदद करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसी तरह से विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो कर्म विभाजन है ये शुरू हो गया। और इसको, ये जो विभाजन देखा गया, कर्म विभाजन, स्वतः कर्म विभाजन जो देखा गया, ऋषियों ने कहा कि इस मैनेजमेंट, इस सिस्टम को अगर हम लोग समाज के अंदर तरीके से मैनेज कर पाए तो समाज बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा। तो जिसके अंदर में आपका जो इंटेलेक्चुअल वर्क अच्छा हो रहा था, उनको और भी बेहतर इंटेलेक्चुअल बनाने का जो विधि है उन्होंने उसको व्यवस्था की कि आप इस काम को अच्छे तरीके और ध्यान से करो ताकि ये काम और अच्छा से हो पाए। जिसके अंदर में मैनेजरियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छा हो रहा था, बोले तुम इस काम में महारत और हासिल कर, तुम और अच्छा से इस काम को कर पाओ। जिसमें देखा गया कि बिजनेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो सारे गुण उनमें ज्यादा महत्व दे रहा है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो रहा है, कर पा रहे, तो उनको ले तुम इस काम को और अच्छे तरीके से करो ताकि समाज को फायदा हो। और चौथा जो है वो इन तीनों के साथ मिलके अपनी स्किल को वो डेवलप कर रहा है, मदद कर रहा है, साथ में अपने स्किल को डेवलप कर रहा है। तो ये चारों ग्रुप में समाज को बांट दिया और ऐसा व्यवस्था लाया कि ताकि ये गुण क्रमवर्धित हो, जिसके कारण समाज और अच्छे तरीके से चल पाए। इसमें एक सवाल आता है कि जो शूद्र है हमेशा शूद्र ही रह जाएगा और जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय हमेशा रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम में का लक्ष्य था सबको ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान, गवेषणा, जो रिसर्च वर्क करना, शोध काम, शिक्षा ग्रहण, शिक्षा दान, दान प्रतिग्रह, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, शोध काम करना, लोगों को दान देना, और स्वतः कोई अगर खुशी से उनको कोई देना चाहे तो उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना। तो ये गुण जो है वो विप्र लोगों का था, और इसे जो अभ्यास करता है उसको कहा जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण और विप्र में फर्क है। ब्राह्मण मतलब ये अभ्यास जो करता है उसको है ब्राह्मण, और ये गुण अगर वंशगत, जन्मगत तरीके से अगर वो मिल जाए उसको कहा जाता है विप्र। तो वर्णाश्रम का लक्ष्य था सबको ब्राह्मण बनाना, सबके अंदर में ये गुण को धीरे धीरे लाना। इसीलिए उन्होंने 2 चीज का व्यवस्था की। एक है ऋषि निर्देशित के रास्ते पे चलना, ऋषि का शिक्षा ग्रहण करना, ऋषि का दीक्षा ग्रहण करते हुए वैसे अपने आप को शिक्षित करना, ऐसे अपने आप को संस्कारी करना, ताकि हमारे अंदर जो गुण है वो क्रमिक विकास उसका होता रहे, वो वहां उस विकास में किसी भी तरह का कोई अड़चन ना आए, ये विकास हमेशा बने रहे और कभी उसमें किसी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो। उसके लिए एक विशिष्ट व्यक्ति के निर्देशित रास्ते में हमेशा चलते रहे, ताकि ऐसा गुण संपन्न व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो किसी भी तरह से ना रुके, वो प्रभाव जो है वो हमेशा बढ़ता रहे। इसलिए इस वर्णाश्रम व्यवस्था को रखें। और ये प्रभाव कैसे होगा? केवल शिक्षित करने से होगा ऐसा नहीं, ये गुण को और भी बेहतर गुण संपन्न व्यक्तित्व को दुनिया में लाना, वो विज्ञान को भी उन्होंने आविष्कार किया। तो समझ लीजिए ये जो आर्य ऋषियों का कितने बड़े वो लोग वैज्ञानिक थे, समाज को, देश को, जाति को, दुनिया को उद्धार के लिए
कितना गहरा उन्होंने शोध किया, कितना गहरा सोच उन्होंने किया, कितना अच्छा व्यवस्था उन्होंने कायम किया। इसीलिए आज हम कहते हैं नहीं, कोई किसी के साथ भी विवाह कर सकता है। आप एक केमिस्ट्री लैब में जाके सारे वस्तु को किसी के साथ मिला देंगे, रैंडमली अगर मिक्सअप कर देंगे तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। तो कोई भी किसी के साथ अगर मिल जाए तो हमारा जो गुण है वो सही रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसमें नष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए विधि पूर्वक मिलन हो, विधि पूर्वक एक दूसरे के साथ मिले, विधि पूर्वक दंपत्ति बने, विधि पूर्वक विवाह हो, विधि पूर्वक दाम्पत्य जीवन निर्वाह करे, तो उस विधि के अनुसार हम चलेंगे तो जो आने वाला जनरेशन है निश्चित रूप से अच्छा जनरेशन आएगा, जो देश के लिए, जाति के लिए वो बेहतर काम कर पाएगा। तो यहाँ से शुरू होता है विवाह व्यवस्था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का अधिकार है और बनाया जाता है। आज हम साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं कि सब समान हो जाए। समान दुनिया में समान कभी नहीं होता है। साम्य मतलब समानता नहीं। दुनिया में कोई भी वस्तु एक दूसरे के समान नहीं है, सभी एक दूसरे से अलग है। इसलिए समान हो जाना, समान कहना ये कभी नहीं संभव है, असंभव है। ये कहना, ये शब्द ही बेकार है। सब समान है, सब बराबर है, कभी सब बराबर नहीं हो सकता। सबका एक एक वैशिष्ट्य है। दो अगर जमज भाई भी एक दूसरे का बराबर नहीं है, जो ट्विन ब्रदर्स है वो भी एक दूसरे का बराबर नहीं है। तो कोई किसी का बराबर नहीं होता है। सभी अपने अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, अपने अपनी जगह पे स्वतंत्र है। तो कहने का मतलब है साम्य बात का मतलब एक दूसरे का पूर्ण रूप से सहयोगी होना और सबका गुण का मैक्सिमम वृद्धि। वर्णाश्रम इसी को सुनिश्चित करते। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी व्यवस्था पैदा नहीं हुआ जो व्यवस्थित तरीके से हर एक व्यक्ति का गुण का पूर्ण विकास का एक निश्चित गारंटी दे। हम लोग आएंगे तब भारत का अवनति क्यों हुआ, भारत आज पीछे क्यों है, यूरोप कैसे आगे बढ़ गया, इसका भी सवाल का हम लोग वस्तुनिष्ठ जवाब हम लोगों के पास है। इसको भी हम लोग देंगे। भारत की अवनति, अगर ऐसा व्यवस्था भारत में थी तो भारत आज पीछे क्यों है? दूसरी दुनिया के दूसरे देश हमसे आगे क्यों निकल गया, उसका भी उत्तर है। तो ऐसी व्यवस्था को कायम करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया, जिस सिस्टम के कारण भारत एक समय दुनिया के लिए ज्ञान केंद्र बना था। आज से आप लगभग 100 BC 200 BC के आसपास चले जाइए, बिफोर क्राइस्ट, 2200 ख्रीष्ट पूर्व के पहले तक चले जाएंगे, मोटा मोटी 1000 ख्रीष्ट पूर्व के पहले तक भी अगर चले जाएंगे तो भारत का स्थान दुनिया में सर्वोच्च स्थान था। इतिहास इसका गवाही है। जो विदेशी पर्यटक है उनका लेखनी में ये सारा चीज आए। ह्यूएन सांग फाई की जो लेखनी है उसमें से सारा ये चीज प्रमाणित है। वो लोग बाहर से लोग यहाँ आते थे, मेगास्थनीज वो जो आए थे, जो भारत का जो वर्णन दिए है, उस समय दुनिया में दूसरे हिस्से में इस तरह के विकास नहीं हुई थी। यहाँ पे जिस तरह के ज्ञान की चर्चा होती थी, तो उस वर्णाश्रम व्यवस्था को हमने जब छोड़ दिया, उस व्यवस्था से हम जब डाइवर्ट हो गए, उस व्यवस्था को हमने जब अनुपालन करना छोड़ दिया, तब से जाके इसकी पतन शुरू हुई। और वो शुरू हुआ कब? विशेष रूप से सम्राट अशोक के बाद। वो बहुत महती व्यक्तित्व थे। जो उनका जो उड़ीसा में जो लड़ाई हुई कलिंग युद्ध के बाद, उसके बाद उन्होंने उनके अंदर में ऐसा भावना पैदा हुआ कि हमने इतना लड़ाई क्यों की, क्यों इतना नरसंहार हुआ, इसका क्या, इससे फायदा मुझे क्या हुआ, इतने लोग मर गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया है। तो वो सोच रहे थे बैठे बैठे, तब तक एक बौद्ध सन्यासी वहां से गुजर रहे थे। उनको उन्होंने कहा कि आप कौन है? मैं गौतम बुद्ध का भक्त हूँ। तो आपके मन में आपके चेहरे में इतनी शांति कैसे है? बोले मैं उनको अनुसरण करता हूँ। तो मुझे भी आप उनके बारे में बताइए, मुझे भी दीक्षित कीजिए। तो उसका दीक्षा हो जाती थी। फिर बौद्ध धर्म मत को ग्रहण करते हैं। बौद्ध धर्म मत को ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो सही था,
लेकिन उसको प्रयोग करने के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती क्या था? उन्होंने आह्वान किया कि सब बौद्ध धर्म मत प्रचार करो, सब लोग जो यंग जनरेशन है उनको आह्वान किया कि तुम इस धर्म मत को दुनिया भर में प्रचार करो और हम उसको तुमको मदद करेंगे। तुम और सन्यासी बनने की जो एक प्रक्रिया जो है वो व्यापक तौर पर शुरू हो गई। तो जो अच्छे जो संतान थे, अच्छे वंश के जो संतान थे, गुणवान जो युवा जो थे, वो सब आगे सन्यासी बन गए। और सन्यासी बन गए तो उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। जब विवाह नहीं किया तो उनके साथ उनके लिए उनके साथ जो कॉम्पेटेबल जो लड़कियां थी, जो उच्च वंश की जो लड़कियां थी, उनको सही वर मिला नहीं। जब सही वर नहीं मिला तो अपने गुण, उनका जो वंशधारा है उससे कमजोर वंशधारा के पुरुष के साथ वो विवाह करना शुरू किया। उससे जो पैदा हुआ वो देश के लिए हानिकारक हो। ये हम कह रहे हैं कि ये कोई मिथक नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है। और इस विवाह में जब आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। इस विवाह के पास एक बहुत बड़ा प्राकृतिक विज्ञान है। ये सब आज लोग, आज हमारा जनतंत्र हो, लोकतंत्र हो, या हमारा जो आधुनिक व्यवस्था हो, ये सब विषय को मानना नहीं चाहता है। अगर कहा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, इससे जाति विद्वेष पैदा होगा। ऐसा है नहीं, वर्णाश्रम में भी ऐसा नहीं था और इसमें भी ऐसा नहीं है। वो तो विद्वेष जो है हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हमने पैदा कर दिया। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हुई बाद में, इसमें हम हो सके तो आएंगे तो फिर बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी। उतना विस्तृत चर्चा में आज हम नहीं जाना चाह रहे। हम मूल कहना चाह रहे हैं कि वर्णाश्रम जो बना था वो एक प्राकृतिक विधान के अनुसार था और उसको व्यवस्थित तरीके से समाज को चलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऋषियों ने इसको आविष्कार किया था। और इस व्यवस्था को सक्रिय रखने के लिए विवाह विधि का उन्होंने प्रयोग किया था। और विवाह विधि क्या है, अब हम उसमें आ जाते हैं। विवाह विधि है कि पुरुष और नारी, उन्होंने ये चीज भी ऑब्जर्व किया अपने दीर्घ अनुभव के आधार पे कि ये समाज में जो नर नारी का जो विवाह होता है, मिलन होता है, कुछ मिलन में देखा जा रहा है कि जो संतान है, उनका जो बच्चे आ रहे हैं, अगला जनरेशन जो आ रहा है, वो माता पिता का जो गुण है उससे और बेहतर गुण लेके समाज में आ रहा है और बेहतर सर्विस सोसाइटी को दे रहा है। अपना विकास बहुत अच्छा से कर पा रहा है और दूसरों को भी विकास करने में मदद कर। और कुछ विवाह मिलन ऐसा हो रहा है जो उस वंश का जो गुण था वो सारा गुण समाप्त हो जा रहा है। कोई भी गुण वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है और उसको एक मैंने यूजलेस ह्यूमन बीइंग के तौर पर वो समाज में जी रहा है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व करने का कोशिश किया। और एक दो दिन की बात नहीं है, 2-4 साल के बाद की भी बात नहीं, 100 साल इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहीं से तो वेद बना। वेद जो बना वो वेद सारे ज्ञान का जो समाहार है, वो कैसे हजारों वर्ष से इसको, ये सब समाज की व्यवस्था को वो ऑब्जर्व कर रहे थे। कैसे कैसे ये मनुष्य का उन्नति हो सकता है, किस कारण से मनुष्य की अवनति होती है, ये सारे चीज को विचार करते हुए सही चीज को उन्होंने वहां पे जो सत्य है उसको उन्होंने उसमें उस वेद में उन्होंने रखा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विशेष रूप से जब नारी का विवाह अपने से कम गुण संपन्न वंशधारा के पुरुष के साथ विवाह हो रहा है, तब जाके आने वाले जनरेशन में जो संतान का जो गुण है वो पिता का गुण से काफी इंफीरियर होता जा रहा है और उसका वो इंफीरियरिटी कम से कम घटते समाप्त हो जा रहा है। और उल्टा जब हो रहा है, नारी का विवाह जब अपने के बराबर या अपने से श्रेष्ठ गुण संपन्न पुरुष के साथ जब हो रहा है, उससे जो संतान पैदा हो रही है वो उस वंश का जो धारा है, गुण धारा का और बेहतर स्वरूप के रूप में वो पैदा हो रहा है। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। अरे ये इसको तो समाज में लागू करना चाहिए, तभी जाके एक समाज अच्छा से व्यवस्थित, क्योंकि समाज जो चलता है वो तो व्यक्ति से चलता है, व्यक्ति का गुण से चलता है। एक जगह श्री ठाकुर ने कहा ना, पिछले बार हमने चर्चा कर रहे थे, घर घर में अशांति, एक भी विवाह सही नहीं हो रहा है, इसके कारण इंडस्ट्री थम गई है। पीछे चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे थे।
इसी बात को कहते हैं, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि अगर अशांति होगी, तो अगर दाम्पत्य जीवन सही नहीं होगा तो जनरेशन अच्छा नहीं आएगा। तो जनरेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो समाज बोलिए, इंडस्ट्री बोलिए, अर्थव्यवस्था बोलिए, समाज व्यवस्था बोलिए, शांति प्रगति बोलिए, सारा चीज अधूरा रह जाएगा, सारा चीज छूट जाएगा। तो विवाह का महत्व को हमको समझना पड़ेगा। विवाह का महत्व क्या है? उन्नयन और सुप्रजनन, यही है विवाह का मूल। जैसे तैसे करके विवाह करो ना कोई भूल। उन्नयन और सुप्रजनन, यही तो है विवाह का मूल। जैसे तैसे करके विवाह करो ना कोई भूल, एक वाणी है। तो जैसे तैसे विवाह, हमको किसी को पसंद आ गया, हम विवाह हम कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आप बोलेंगे तब तो आपकी किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। जो भावना मुझे बर्बाद करता है वो भावना नहीं है। हमेशा हमेशा भावना से हम चलने से होगा नहीं। आग में हाथ डालने की मेरी भावना हो रही है, मतलब हम आग में हाथ डाल देंगे। एक विष का लड्डू बना हुआ है, देखने से बहुत खूबसूरत है, अगर मेरी भावना हो रही है मैं उसे खाऊं तो मैं खा लूंगा। उसे देखूंगा नहीं कि मैं इससे हमारा आने वाले समय में अच्छा होगा या बुरा होगा या भला होगा। भावना से बह जाने की बात नहीं है। इसीलिए कैसे विवाह से हमारा और हमारा जनरेशन और बेहतर आएगा, इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। और विशेष रूप से हर एक परिवार में इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। विशेष रूप से लड़कियों को इस शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे विवाह करने से तुम और बेहतर बन सकते हो, तुम्हारे जो आने वाला जनरेशन है तुम और भी बेहतर होगा। इसकी ज्ञान पहले देनी चाहिए। जिसमें भी मुझे अच्छा लग गया वो हम कर लेंगे, मैंने बातचीत तौर पर अच्छा लगे उसे मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये भावना वाली बात नहीं है। इसके पीछे जो विज्ञान है उसको समझना पड़ेगा। ये जो प्रकृति में देखा गया है वो वस्तु का मिलन में हो, पेड़ पौधों के मिलन में हो, जीव जंतुओं का मिलन में हो, या इंसान के मिलन में हो, ये मिलन का जो विधि है वो हमेशा पॉजिटिव स्ट्रांग होना चाहिए निगेटिव की तुलना में। मतलब आप गांव में देखेंगे, जो गांव से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं, या अगर संबंध नहीं भी रखते आप पता लगा के देखिएगा, या जो एनिमल हस्बेंड्री है, या जहाँ पे इस विज्ञान की पढ़ाई होती है, पेड़ पौधों की विज्ञान की पढ़ाई होती है, पशु विज्ञान की पढ़ाई होती है, वहां पे जाके भी आप पता लगा लेंगे जो पशुओं का जो प्रजनन प्रक्रिया जो है वहां पे हमेशा हायर क्वालिटी मेल के साथ मिलन करवाया जाता है, बेटर सीड के लिए, बेटर जनरेशन के लिए। वो पेड़ पौधे में हो, पशु में। यही विधान तो आज से 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था कि नारियों का विवाह प्राथमिक तौर पर अपने से कम गुण संपन्न वंशधारा के साथ नहीं होना चाहिए, जिसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ऐसा अगर होगा तो समाज ध्वंस हो जाएगा। क्यों? उसमें से जो जनरेशन आएगा उसके अंदर में समाज विध्वंसी प्रवृत्ति उसके अंदर में रहेगी। वो केवल डर से काबू रहेगा। अच्छा काम के लिए वो कभी भी अपने आप को निवेदित नहीं कर पाएगा। वो इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट क्रिमिनल माइंडेड होगा, वो शिक्षित क्रिमिनल माइंडेड होगा। संस्कार संस्कृति को कभी वो अनुसरण नहीं करेगा, संस्कृति विरोधी चलन में चलेगा। तो ऐसे उन्होंने देखा था, हजारों साल से इस चीज को ऑब्जर्व कर, तभी जाके उन्होंने ये सब विधान को लाया। अगर मैं नहीं, मेरी इच्छा है, मैं प्यार करता हूं तो मैं शादी करूंगी, तो फिर तो वो सही अगर नहीं हुआ तो दैट गिव यू बैड रिजल्ट। मुझे समझना होगा कि हम अपना आने वाले दिन में मेरी भलाई हम चाहते हैं या नहीं चाहते। आवेश में बह जाना ये कोई इंसानियत का काम नहीं है, बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो अब हम लोग विवाह में आ जाते हैं कि ये राइट ऑफ सिलेक्शन प्रकृति ने नारी को ही दिया है। जब उसके अंदर में मैच्योरिटी आ जाती है, शारीरिक रूप से बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जब आ जाती है, उसके अंदर में पुरुष को ग्रहण करने की एक प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा होती है। नॉर्मल प्रोसेस है, ये प्रकृति का विधान है। वो पुरुष को पाना चाहती है।
क्यों? ये जो, और पुरुष के अंदर में भी इच्छा होता है कि नारी को हम पाए, नारी के साथ हम मिलित हो। ये जो पारस्परिक मिलन की इच्छा जो है, ये क्यों होती है? बिकॉज दे वांट टू मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। क्योंकि हम शुरू में ही बात की थी कि हमारे अंदर में अस्तित्व और विकास का एक प्रवृत्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं धर्म। धर्म जो उसको पालन करने से हमारा अस्तित्व और विकास निश्चित होता है, धारण होता है, वही है धर्म। तो हम अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं और अपने को हम विकसित करना चाहते हैं। तो ये संतान पैदा करने के माध्यम से हमारे अंदर में विकसित होने की एक प्रवृत्ति प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है। तो हम विकसित होना चाहते हैं या इवॉल्व होना चाहते हैं या डिवॉल्व होना चाहते हैं? हम इंसान है, बुद्धिमान है, उसको तो इस चीज को समझना होगा। इस विवाह से हम इवॉल्व होंगे या डिवॉल्व होंगे? इवॉल्व होने की जो विज्ञान है या विधि है, उसको हमने अपना के अगर डिवॉल्व होने की विधि को हम अपनाएंगे तो मेरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज हम उत्तेजन के वश में ऐसा ऐसा नीति को हम अपना रहे हैं, ऐसा कार्य हम कर रहे हैं, जिसका आने वाले जो रिजल्ट होगा वो गलत होगा, उसका परिणाम कठिन होगा। तो नारी को कहा जाता है कि विवाह करने का अधिकार मूल रूप से नारी का होता है। नारी विवाह करती है, पुरुष का विवाह होता है। तो वर्ण करने की जो स्वयंवर स्वभाव जो पहले हुआ करता था, वो नारियों का होता था। नारी खुद पसंद करती थी कि मेरे लिए ये पति हमारे लिए है। उस विवाह के पहले उनको पूरा बायोडाटा दिया जाता था, किसका कैसा जनरेशन है, कैसा संस्कार है, कैसा प्रवृत्ति है, कैसा ऋषि का दीक्षित है। दीक्षा के बिना तो विवाह होता ही नहीं था। पुरुष का पहला कार्य वो दीक्षित है कि नहीं, वो किसी ऋषि के अंदर में शिक्षा हासिल किया कि नहीं। और शिक्षा मतलब केवल ग्रंथ का शिक्षा नहीं, चारित्रिक शिक्षा पहला, तब जाकर उसको माना जाता था। तो ये गुण एक तो है अभ्यास से शिक्षा पाना, और है संस्कारिक शिक्षा। तो विवाह में पहला आ जाता है संस्कारी शिक्षा, संस्कारी गुण। क्योंकि विवाह में दो विपरीत गुण संपन्न सेल का मिलन होता है। तो सेल का मिलन होना मतलब वो कोई हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरी कर रहा है साथ में। तो और भी कुछ विषय है जिसको देखना चाहिए। इसलिए नारी का अगर विवाह करने का अधिकार है तो क्या क्या चीज देखना होगा? पहले वंश, एक नंबर, पहला वंश है वंशधारा, नंबर 1। केवल वो होने से होगा ऐसा नहीं, वंश बहुत अच्छा है, कैरेक्टर में बेकार है, एडिक्टेड है, अल्कोहलिक एडिक्टेड है, ऐसा बहुत देखा जाता है। तो क्या तो फिर वंश का मतलब है ऐसा? ये सब बेतुकी चर्चा है। थोड़ा सा रैशनली चीज को समझना चाहिए। केवल एक चीज को हम लोग देख रहे हैं, सारी चीज को देखना पड़े। तो पहला हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो हमारे अंदरूनी गुण है वो है कि नहीं। सेकंड, हमारा अभ्यास संस्कार कैसा है। तीसरा, हमारा शिक्षा कैसा है। चौथा, हमारा पारिवारिक धारा कैसा है। हमारा रुचि क्या है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारी योग्यता क्या है। ये सब एक के बाद एक आ जाता है। ये सारे चीज देखते हुए जो श्रेष्ठ होगा उसी को कन्या, उसी को अपने पति के रूप में वर्ण करे उसके इच्छा अनुसार। हाँ, ये हमारे लिए उपयुक्त है, इससे ये हमारा सही पति है, ऐसा वो ये अधिकार केवल उसी कन्या को होगा, वो है तब जाके वो उसको वर्ण कर सकते, उसको अपने पति मान सकती है। तब उसके साथ विवाह देना समाज का एक कर्तव्य बन जाता है, उसको उसमें रोकना नहीं हो सकता। अगर उसका कोई व्यक्तिगत कोई ऐसी इच्छा नहीं है, माता पिता के ऊपर वो सारा चीज छोड़ देता है, तो माता पिता को उसके अनुसार वैसा खोज लेके बेटी के सामने, कन्या के सामने रखना होगा, ऐसा ऐसा है, अब तुम विचार करोगे तुम्हें क्या पसंद है। ये शिक्षा बेसिक, ये भी शिक्षा घर में मिलता नहीं है। इसीलिए जब बाहर पढ़ने चले जाती है, बाहर मिलने जाती, तो वो पहले वो उसको देख लेता है कि कितना पैसा कमा रहा है, कि देखने सुनने में सुंदर है कि नहीं। बाकी ये हेरिडिटी बाद में देखेंगे, वंश कुछ भी छोड़ो, पैसा कमा रहा है कि नहीं,
देखने में बहुत स्मार्ट है कि नहीं, बस इसी में हमको आनंद है। तो ये आनंद अस्थाई आनंद है। दीर्घ स्थायी आनंद के लिए हमको तो जाना पड़ेगा। जो आनंद हमेशा के लिए कायम है, उसमें से जो जनरेशन आएगा वो जाके जब तुम समाज में समाजघाती काम करना शुरू करेगा, या आने वाले उसके 2-3 जनरेशन के अंदर ये इसका असर दिखने को लगता है। तो ऐसे जो प्रतिलोम विवाह होता है, गलत विवाह से जो मिलन होता है, वहां पे एक तरह से इंटरनल संघात पैदा होता है, जिसके कारण बायोलॉजिकल वार जैसा हो जाता है, जिसके कारण जो 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 जातक है वो डिफॉर्म जातक पैदा होता है, जो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। हो सकता है वो बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धिमत्ता को वो अपप्रयोग करेगा, संस्कार के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, सभ्यता के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, यूनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, उन्नति के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जितने भी अराजकता आप देख रहे हैं, मैक्सिमम अराजकता का जो बुद्धि है, ऐसे प्रोडक्ट, उसका तो इतिहास हम देखने नहीं जा रहे, वैसे प्रोडक्ट वाले जो उसी के द्वारा किया जाता है। इसलिए सबसे पहले जब समय हो जाता है, उसकी बुद्धि खुलने लगती है। विशेष रूप से बेटियों को ये शिक्षा देना चाहिए कि ऐसा मिले तभी जाके विवाह होना चाहिए, अदरवाइज विवाह नहीं होना। और क्यों नहीं होना चाहिए, शिक्षा में हम लोग ने चर्चा किया था कि सेक्स एजुकेशन इज द वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द एजुकेशन। हमारा तो शिक्षा व्यवस्था में उसकी है नहीं। WHO ये शिक्षा देती है कि आप बच्चों को ऐसा शिक्षा दे ताकि उस सेक्स को इस तरह से इस्तेमाल ना करे ताकि उसको वो विवाहग्रस्त हो जाए। ये तो बहुत बहुत निम्न स्तर का शिक्षा है। मतलब तुम खुलेआम जो भी इच्छा करो, लेकिन तुम बीमारग्रस्त ना हो। ये सेक्स एजुकेशन नहीं है। सेक्स एजुकेशन का मतलब है हाउ, वेयर आई शुड और whom I should select as my life partner। इसीलिए कहा जाता है वंश, विद्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और उम्र, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उम्र का डिफरेंस होने से क्या होता है कि लड़कियों का एक श्रद्धा अपने पति के प्रति रहता है, और पति का एक स्नेह स्त्री के प्रति रहता है, तो उससे बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छा रहता है। अब ये तो विवाह का जो मूल विधि हो गया, लेकिन ये सब करने के बाद भी बहुत परिवार में देखा जाता है बहुत झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में मेल नहीं है। ये सारा चीज देखते हुए, मोटा मोटी जो हमारे विधि को मानते हुए भी करने के बाद भी दाम्पत्य अशांति घर घर में है। ऐसा क्यों है? तो इसमें भी कुछ विधि का उल्लंघन होता है। विधि का उल्लंघन यह है कि व्यक्तिगत रूप से पति भी जो है वो व्यक्ति के रूप में अच्छा है, पत्नी जो है व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, पर दोनों का तालमेल एकदम नहीं हो रहा है। दोनों मन का विरोध हो रहा है, दोनों में मानसिक मेल नहीं खा रहा है। ये मूल रूप से ऐसा होता है कि इसकी रुचि के साथ मेल नहीं खा रहा है। इसकी रुचि कुछ है, जैसे किसी को संगीत सुनने में पसंद है, किसी को संगीत से एलर्जी है। बिना मतलब का तुम यहाँ पे हल्ला कर रहे हो। किसी का आर्ट में पसंद है, बाकी को बोलता है ये बेकार टाइम वेस्टेज है। व्यक्तिगत रूप से दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरे को रुचि में मेल नहीं है। तो ये भी देखने वाली बात है कि लेकिन इसका एक ये होने के बावजूद भी इसका एक समाधान है। वो समाधान क्या है? कैसे एक पति पत्नी का जो प्रेम है वो गहरा हो सकता है, अगर ये दोनों को बाइंडिंग फैक्टर कुछ एक बड़ा कुछ आइडियल हो, जिसको हम कहते हैं सीमेंटिंग फैक्टर ऑफ कॉन्जुगल लव। दोनों का बाइंडिंग फैक्टर एक दूसरे का कोई एक कॉमन गोल हो, कॉमन गोल ऑफ लाइफ। वो गोल क्या होगा? पैसा कमाना गोल हो सकता है, नाम यश ही गोल हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, या कुछ अचीव करना, मटेरियल भौतिक प्राप्ति एक गोल हो सकता है। लेकिन ये भी स्थायी नहीं है। आप मान लीजिए बहुत पैसा कमाना चाहते, पैसा कमा लिए, दोनों का लक्ष्य है, दोनों पैसा कमा लिए, लेकिन वो आनंद आपको ज्यादा दिन एक दूसरे को बांध के नहीं रख सकता है। बांध के क्या रख सकता है? आप कमाइए जरूर, जो कि सब चीज कीजिए, लेकिन ये बाइंडिंग फैक्टर से भी हो सकता फैक्टर, वो मजबूत परमानेंट बाइंडिंग फैक्टर एक ही है, वो है कॉमन आइडियल।
आप दाम्पत्य जीवन में अगर कोई ऐसे व्यक्तित्व कोई रहे जिसको दोनों श्रद्धा करते हो, भक्ति करते हो, मान के चलते हो, और वो व्यक्तित्व एक उच्च गुण संपूर्ण व्यक्तित्व जिसको हम ऋषि पुरुष कह सकते हैं, प्रेरित पुरुष कह सकते हैं, ब्रह्मज्ञ पुरुष कह सकते हैं, आदर्श पुरुष कह सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व उनके जीवन में अगर रहे जिनका निर्देश उनके लिए अल्टीमेट निर्देश है, जीवन वर्धन के हर एक विधि को वो स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं, केवल आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता और भौतिकता, क्या परलौकिक जीवन नहीं, लौकिक जीवन और परलौकिक जीवन का तालमेल तरीके से वो उसका जो समन्वय है वो रैशनल वे से वो हमारे सामने में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व अगर दोनों के बीच में रहे तब ये छोटा मोटा डिफरेंस रहने के बावजूद भी दाम्पत्य प्रेम एक बहुत गहरा हो सकता है। और ऐसा दाम्पत्य प्रेम मूल रूप से पति के प्रति स्त्री की श्रद्धा और पत्नी के प्रति स्त्री पति का स्नेह, ये दोनों जब होता है, इस अवस्था में जो मिलन होता है वो मिलन सुख का जो स्तर है वो चरम सुख का अनुभव वो कर सकते हैं। और ये सुख के माध्यम से जो आत्मा का आगमन होता है वो भी उच्च स्तर का आत्मा का आगमन होता है। तो दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य शांति, दाम्पत्य पवित्र मिलन और इस मिलन सुख को अनुभव करते हुए जब वो एक संतान को जन्म देते हैं तो वो संतान भी अच्छा एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर एक मानव संपद के रूप में, इसको हम लोग मानव संपद विकास कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो आधार है वो है दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, यहीं से वो पैदा होता है। उसके बाद बाहरी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो संस्थागत शिक्षा है, शैक्षणिक संस्था है, संस्थागत जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे उसको परवरिश किया जाता है। तो संस्कार जो है वो तो वहाँ से आता है। तो संस्कार, उच्च संस्कारी संतान तभी हो सकता है जब दाम्पत्य प्रेम बहुत गहरा होगा और पारस्परिक श्रद्धा और भक्ति के साथ एक दूसरे का जो मिलन जब हो, तब वहाँ पे जाके ऐसा संतान का आगमन हो सकता है। चर्चा के क्रम में हमने पहले भी चर्चा किया था स्वास्थ्य और सदाचार के चैप्टर में कि स्त्री द्वारा सॉलिसिटेड नहीं होके सेक्सुअल मेटिंग इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। अच्छे सुप्रजनन के लिए स्त्री की इच्छा के विरुद्ध प्रजनन प्रक्रिया में शामिल होना जो जनरेशन के लिए, संतान के लिए बहुत हानिकारक होता है। एंड सेकेंडली इट डज नॉट गिव द मेंटल एंड फिजिकल प्लेजर ऑल्सो। सो सुप्रजनन का ये एक और इम्पोर्टेंट विधि के अंदर ये आता है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था और उसके साथ विवाह का जो विशेष मूल विधि और कैसे बच्चों को विशेष रूप से लड़कियों को किस तरह से शिक्षित करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी गलत कदम ना उठाए, अपनी भावनाओं से बहक के कहीं पर सिलेक्शन ना करे, और इन सारे विषयों को अच्छे से उनको बता देना समय पे। और ये बाहरी शिक्षा व्यवस्था ये नहीं देगी, कहीं पर भी इसकी व्यवस्था नहीं है, बल्कि उल्टा शिक्षा ही बाहर से मिलेगा। हमारा जो जन माध्यम है या लोक माध्यम है या जो पीपल्स मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये कहीं भी ये शिक्षा देगी नहीं। ये एकमात्र आपका परिवार में, आपके घर में ये दिया जा सकता है। और ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के साथ जुड़ के ही इस चीज को आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि अपना जो वर्णगत संस्कार है उसको अभ्यास करते रहिए, उसको उस संस्कार को और भी जीवित। जरूर आज आपातकालीन परिस्थिति में हमको नौकरी करने बाहर जाना पड़ रहा है तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन घर में वापस आने के बाद शाम के बाद तो हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी जो वंशगत संस्कार है उसको हम अभ्यास करेंगे, शाम को आके प्रार्थना करेंगे, गुरु ग्रहण करके गुरु दीक्षा मैंने पूर्ण गुरु के पास जाके दीक्षित होके ये ज्ञान को हम लाभ करेंगे। साधन भजन तरीके से करेंगे, जो प्रकृत साधन भजन का विधान है, जो आने वाले जो लास्ट चैप्टर है हमारा कंक्लूजन के पहले जो चैप्टर है, मैंने नेक्स्ट चैप्टर जो 10th
चैप्टर जो है उसमें साधन भजन की जो प्रक्रिया है, साधना, मूल साधना क्या है, ईश्वर प्राप्ति क्या है, कैसा साधना हमारे लिए बेस्ट साधना है, जो सारे पूर्ववर्ती साधना का समाहार है। इस पे हम लोग आने वाले चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम जिसमें आना चाह रहे थे कि ये शिक्षा को बच्चों के बीच में देना चाहिए, और इसका जो विज्ञान है, उस विज्ञान के आधार पर हमारा पहले से होता आ रहा है, बोलने से आज का बच्चा नहीं सुनेगा, उसको बताना होगा क्यों, और होता आ रहा है तो वो सही है या गलत है। आज तो अगर होता आ रहा है ये बात को कहते हैं तो वो क्या जवाब देता है कि वो सब पुराना संस्कार था, आज के दिन में ये सब कोई नहीं मानता है, आज के दिन में ये सब नहीं चलता है, ऐसे वो जवाब देगा। ये आज का दिन का, कल का दिन का, परसों का दिन का बात नहीं है, ये पहले भी था, शाश्वत सनातन है। शाश्वत सनातन ये कोई कथित रूप से धार्मिक विचारधारा भी नहीं है, ये एक सृष्टि का विधान है। सृष्टि का विधान को वैज्ञानिक लोगों ने, ऋषियों ने आविष्कार करके हमारे मंगल के लिए उन्होंने दिया था। पहले एक रिलीजियस आउटलुक से इस चीज को एक्सप्रेस किया जाता था। अब उसके पीछे जो तर्क है, उसके पीछे जो विज्ञान है, वो भी वर्तमान ऋषियों के माध्यम से उजागर हुआ है। हमारा ये जो क्वेस्ट ऑफ लाइफ का उद्देश्य था, जो हमारा परंपरागत जो विधान है, विधि विधान है, उसके पीछे रैशनैलिटी को सामने लाना, उसके पीछे जो विज्ञान है उसको सामने लाना, क्योंकि हम लोगों ने इसमें अध्ययन करके, चर्चा करके, इसके ऊपर रिसर्च करके, विशेष रूप से इसमें जो योगदान है श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी का है। उन्होंने हमारे जो हजारों वर्ष से हमारा जो विधि विधान जो चलता आ रहा है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, उन्होंने इस चीज को अपने तरीके से रखा है। हम लोगों ने इसमें और ज्यादा अध्ययन करके इसका शैक्षणिक मान्यता भी प्राप्त की है। ये इसको अब यूनिवर्सिटी में भी अप्रूव किया है, और अभी धीरे धीरे विभिन्न यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो हम लोग काफी पिछले 25 साल से हम लोग मेहनत करते करते आज इस जगह पे हम लोग आए। हम लोग सहयोग के सबके सहयोग के साथ इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारा स्वार्थ है, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है, हमारा परिवार का स्वार्थ है, अपने बच्चों का स्वार्थ है। हमारा जो जनरेशन, हम यहाँ तक होते होते हम आज यहाँ पहुंचे हैं, अगला जनरेशन इससे भी बेहतर हो, इससे ज्यादा खुशी एक माता पिता के तौर पर किसको मिल सकता है। तो यही वर्णाश्रम विवाह का जो विवाह विज्ञान का जो आधार है वो यही था। ये एक संक्षिप्त चर्चा है, विस्तारित चर्चा इसमें हो सकती, घंटों घंटा इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मूल विधान यही है। और ये एक वैज्ञानिक सत्य है। हम लोग वर्तमान समाज व्यवस्था समाज का जो धारक है, वाहक है, शायद उनको जानकारी नहीं है, हमें भी जानकारी नहीं थी। आज हम इसको कह रहे हैं, हमने इस पे हम लोग अध्ययन किए तभी जाके पता चला, नहीं तो हम लोग भी शायद ऐसे ही मानते कि ये सब पुरानी व्यवस्था है, वो सब आप हटाओ, आज के दिन में ये सब नहीं चलता है। ये संपूर्ण गलत अवधारणा है। तो ये हमेशा था, आज भी है, आने वाले दिन में ही चलेगा। हाँ, इसका प्रयोग का तरीका बदल सकता है, लेकिन मूल सत्य जो है, मूल विधान जो है, वो हमेशा यही रहेगा। तो आज का चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपसे फिर भी निवेदन है, जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये चर्चा का रिकॉर्डिंग के साथ, उसको आप उस वीडियो को देख के उसमें आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ इसका महत्व क्या है, जो आपको सही लगे। आपको अगर इसको समर्थन करते हैं तो उसको भी लिखिए, अगर आप में कोई डाउट है वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप ये खुला मैदान है, आपकी जो इच्छा है इसको लिखिए, लेकिन आप इसको जरूर, आपके पास जो हम लिंक भेजते हैं उसको आप देखिए, कमेंट कीजिए, और काइंडली लोगों के पास भी इसको भेजिए। अगर आपको लगे कि ये सही है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, तो आपने अपने सर्कल में इसको कृपा करके भेजिए, तो शायद ये मेहनत जो है वो सार्थक होगा। इसके बाद एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है, जो साधन भजन का श्रेष्ठ मार्ग क्या है, जो पूर्ववर्ती जो भी विधि विधा जो साधन मार्ग था, उसका एक इवॉल्व
स्वरूप, जिसमें किसी भी संप्रदाय के किसी भी व्यक्तित्व के लोग उस विधान को ग्रहण कर सकते हैं और उसको ग्रहण करके अपनी जो परंपरागत जो जो साधन भजन है, जो परंपरागत जो विधि है, उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा कंक्लूजन एक चैप्टर होगा, उसमें जाके हमारा जो जो जर्नी जो है वो समाप्त होगा। और इसके अंत में आप लोग को एक सर्टिफिकेट भी देने की बात है। ये जो इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, वो एक मोमेंटो के तौर पर आप रखेंगे। उसके पहले कुछ सवाल हम लोग रखेंगे चैप्टर वाइज, तो उसको देखते हैं उसके बाद। तो आज समाप्त करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।